एक और बड़ी खबर पाली से। पाली में किसानों का महापड़ाव लगातार जारी। छठा दिन है आज इनके महापड़ाव को लेकर और छठे दिन भी इनका महापड़ाव जारी। सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की इन्होंने चेतावनी दी है। बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। किसानों की चेतावनी के बाद अब भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, माफ कीजिए, पाली से बड़ी खबर है। पाली में किसानों का महापड़ाव और ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की इन्होंने चेतावनी दे दी है। किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। संगम अध्यक्षों की बैठक का इन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। किसानों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब इन्होंने सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दे दी है। किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस बल, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। हजारों की संख्या में किसान यहां डटे हुए हैं। छठे दिन भी किसानों का महापड़ाव लगातार जारी। पाली से ये बड़ी खबर। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे और इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। छठा दिन है इनके महापड़ाव को लेकर। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बैठक हुई थी किसानों और अधिकारियों के बीच लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी और अब इनके महापड़ाव को आज छठा दिन चेतावनी दे दी है राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की। श्याम चौधरी मेरे सहयोगी पाली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? जी, आज किसान छठे रोज भी महापड़ाव पर बैठे हैं और सांडेराव के निकट किसानों की बैठक चल रही है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि हाईवे जाम किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अभी तक जो किसानों ने चेतावनी दी है उसमें ये बताया गया है कि जो अभी ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद 1 घंटे का इंतजार प्रशासन का किया जाएगा कि अगर प्रशासन से उनके कोई सकारात्मक बात हो जाती है तो उसके बाद में ये हाईवे जाम नहीं किया जाएगा, नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार किसान सांडेराव पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है जो लगातार किसानों को अलग अलग रूट में डाइवर्ट करके ये प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच में वार्ता सकारात्मक नहीं हो रही है, उससे लग रहा है कि अगर ये वार्ता दोपहर 2 बजे के बाद तक भी अगर सफल नहीं हो पाई इनकी बीच की वार्ता, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही किसानों की ओर से ये जो संगम की मीटिंग होनी थी आज सिंचाई के लिए 5 जल वितरण को लेकर, लेकिन किसानों ने उस बैठक का भी बहिष्कार किया है। किसानों की एक ही मांग है कि एक बार प्रशासनिक अधिकारी जवाई बांध में उनके साथ बैठक करें, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार वो आगे का कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बात चल रही है अभी तक वहां पे जो किसानों की बैठक चल रही है उसमें किसी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है और ये है जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी और उपखंड अधिकारी है, वो मौके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किसानों का अगला क्या कदम होगा और किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा और उग्र आंदोलन ही किया जाएगा। जी, अब क्या कुछ खबर मिल पाई है? कब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे? बैठक कितनी देर में शुरू होगी? और अब जब इन्होंने चेतावनी दे दी है, उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं ये लोग, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई रणनीति तैयार की गई है? आपकी बात हुई अधिकारियों से? जी बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम लगातार किसानों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को जो पानी मांग रहे थे उनके अनुसार उनको पानी दे दिया है और 1 साल के हिसाब से जो पेयजल के लिए भी पानी आरक्षित रखना होता है उसके अनुसार ही हमने पानी आरक्षित रखा है। बात पे अड़े हैं किसान के कि इस बैठक को पाली में क्यों किया गया, उसी बात को लेकर के तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ये बताया कि जो किसानों की डिमांड थी हमने वो लगभग पूरी की है। उसके बावजूद अगर किसान ये अपना अड़ियल रवैया अपनाए रखता है तो ये गैर जिम्मेदाराना बात है। हालांकि अभी भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ अधिकारियों को जिला मुख्यालय से सुमेरपुर के लिए भेजा गया है जो अभी किसानों और उनके बीच में वार्ता नहीं हो पाई है। अभी कुछ देर बाद में अगर कोई वार्ता होती है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की किसान क्या करेंगे। हालांकि किसानों ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर 2 बजे तक ये मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया गया तो वो हाईवे को जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन भारी जो चारों तरफ से जो सांडेराव के तरफ आने वाले रास्ते हैं उन रास्तों को सीज किए हुए पुलिस जवान चौक चाबंद खड़े हैं
और पुलिस की ओर से जो ट्रैक्टरों पे किसान आ रहे हैं उनको भी रोकने का प्रयास और समझाइश का प्रयास भी किया जा रहा है कि इस आंदोलन और उग्र आंदोलन से कोई फायदा नहीं होने वाला और इसको बैठक में आपस में समझाइश के साथ ही इस मामले को निपटारा किया जाए। जी, लेकिन जब प्रशासन ने अधिकतर मांगे मान ली हैं इन किसानों की, आपने बात की इन किसानों से या इनका जो प्रतिनिधि हो उनसे आपकी बात हो पाई शाम कि अधिकतर मांगे इनकी मान ली गई है, अब एक मांग कि बैठक को जवाई बांध पर किया जाए, इस मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। हाईवे जाम करते हैं तो कितने लोगों को परेशानी होगी, ये सोचा है इन लोगों ने? जी बिल्कुल, अब इनकी एक ही बात इसी पे अड़े हुए हैं कि ये प्रशासन ने इस बार तो जो जवाई बांध है फुल भरा है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगी, लेकिन आगामी सालों में अगर इस तरह के पानी जवाई बांध में कुछ पानी कम आया है तो प्रशासन जिला मुख्य ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। पाली से सहयोगी शाम हमारे साथ जुड़े और किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिटी पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। जयपुर में सिटी पार्क का लोकार्पण होगा। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लोकार्पण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सप्ताह सिटी पार्क का लोकार्पण हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्क की अब जयपुर वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। आवासन मंडल ने मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया। 2 चरणों में सिटी पार्क बन रहा है। पहले चरण का लोकार्पण होना है। मंडल की करीब 52 एकड़ जमीन पर ये सिटी पार्क बन रहा है। इस पार्क में करीब 110 करोड़ रुपए की लागत आई। बात जैसलमेर की, जहां प्रवासी पक्षी कुरजा ने डेरा डाल दिया है। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान सहित मध्य एशिया से ये पक्षी राजस्थान आते हैं और सितंबर, अक्टूबर से फरवरी, मार्च तक यहाँ ठहरते हैं, जिससे क्षेत्र के सरोवर भी कुरजाओं के कलरव से गूंजते नजर आते हैं। इस साल जिले भर में अच्छी बारिश होने के कारण सरोवरों में पानी भरा हुआ है और इसी के कारण इस साल कुरजाओं की अधिक आवक नजर आई। अभी हमारे यहाँ कुरजा जो डेमोसिल क्रेन साइबेरिया और मलेशिया से प्रवासी पक्षी है वो देगरा ओरण पर आई है तालाबों में। बहुत ही खुशी की लहर है और यहाँ काफ़ी संख्या में ये कुरजे अभी हमारे इधर पड़ाव डाले हुए हैं और कई तालाबों पे विचरण कर रही है। बहुत ही खुशी की लहर है और यहाँ विचरण कर रही है कुरजा। बड़ी खबर है, आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये अहम बैठक लेने जा रहे हैं। सीएमओ में कुछ देर बाद ये बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री समेत आधा दर्जन मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश के बाद फसल खराबे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, किसान परेशान है इस बेमौसम बारिश से और बारिश के बाद हुए फसल खराबे से। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, कई मंत्री भी गए थे इस आपदा को लेकर। अब आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। पुलिस का फ्लैग मार्च, जयपुर से खबर है। जयपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। त्योहारी सीजन को देखते हुए फ्लैग मार्च अब पुलिस कर रही। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने ये फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए करबला चौराहे से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ और कई इलाकों में ये फ्लैग मार्च हुआ। त्योहारी सीजन को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। करबला चौराहे से शुरू हुआ फ्लैग मार्च। दशहरा कोठी, गंगापोल पुलिया, गंगापोल गेट, 4 दरवाजा, जियाउद्दीन दरगाह, गांधी चौक, हीदा की मोरी होता हुआ रामगंज चौपड़ पहुंचेगा ये फ्लैग मार्च। मतलब 4 दीवारी के अंदर ये फ्लैग मार्च हो रहा है। जयपुर शहर में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च की शुरुआत की है। जयपुर शहर के नॉर्थ जिले में संवेदनशील इलाकों में यह फ्लैग मार्च आज से निकाला जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हथियारबंद जवान, उसके अलावा जयपुर पुलिस में नॉर्थ जिले की ब्रह्मपुर थाना पुलिस, गलता गेट थाना पुलिस और तमाम जो जाब्ता है वो यहाँ पर इस फ्लैग मार्च में मौजूद है। अब ये जो जाब्ता है, ये फ्लैग मार्च है जयपुर के करबला इलाके से रवाना होकर के और शहर के कई इलाकों से गुजरेगा, कई संवेदनशील इलाकों से गुजरेगा।
यहाँ पर जो है पुलिस के तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एसीपी आमिर चंद्र सिंह रावत मौजूद है, गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार मौजूद है, ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी प्रदीप सिंह सिंहवार मौजूद है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर जी, किस तरह की ये आज फ्लैग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? ये सीआरपीएफ का एक परिचित अभ्यास फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज है। उसके तहत असिस्टेंट कमांडेंट और उनके साथ 3 इंस्पेक्टर, 4-5 सब इंस्पेक्टर और 70 जवानों की एक कंपनी आई है। उनके साथ में हमारे डीसीपी साहब के आदेशानुसार एडिशनल डीसीपी हमारे सुमन जी और एसएचओ साहब ब्रह्मपुरी गलता गेट, और हमारे साथ के अंदर जो आने वाला त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार, धनतेरस, और ये जो भी त्यौहार को मुझे रखते हुए ये एक्सरसाइज की जा रही है और हम पैदल मार्च कर रहे हैं। किन किन जगहों से फ्लैग मार्च निकाला जाना है सर? अभी ये फ्लैग मार्च करबला से रवाना होगा, करबला से दशहरा कोठी, गंगापुल दरवाजा, उसके बाद में जोरावर सिंह गेट और बड़ी चौपड़ उस होकर के आगे निकलेगा। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री राम शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या योजना है, किस तरह की फ्लैग मार्च निकाला जाएगा आपकी ओर? एक्चुअल में ये हमारी जो 83 आरएफ बटालियन है जयपुर में ही तैनात है जी, और हमारे कमांडेंट महोदय श्री प्रवीण कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में हम लोग एक परिचित अभ्यास के लिए आए हुए हैं। हमारा एक रूटीन एक्सरसाइज होता है, क्योंकि राजस्थान के 28 जिले जो हैं हमारे बटालियन के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जयपुर उनमें शामिल है। और जो कैटेगराइज कुछ जिलों का किया हुआ है, हाइपर सेंसिटिव हैं, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो राजस्थान में 7 जिले जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव माने रखे हमारे कैटेगरी के हिसाब से हैं। और हम एक रूटीन एक्सरसाइज करते रहते हैं जिसको फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। उसी रूटीन में ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हमने एक सप्ताह का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, आज से लेकर के 14 से 20 तारीख तक पूरे जयपुर शहर और ग्रामीण दोनों में भी अभ्यास करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं प्रदेश में बिजली की जरूरतों की। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से प्रदेश में बिजली की मांग को पूरी करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में नए सोलर प्लांट की स्थापना के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की समस्या को दूर करना भी शामिल है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले में पूरी मदद की जा रही है। हर आम और खास लोगों के लिए त्योहार से पहले एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बत्ती गुल नहीं होगी, यानी बिजली की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना होगा। बिजली की समस्या दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन हुए हैं। इसके तहत अगले 2 साल में कोल इंडिया लिमिटेड को RVUNL ने 2000 मेगावाट उत्पादन के सोलर पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीकानेर के पूगल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी अलॉट कर दी है। इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद RVUNL लगाएगा। शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रदेश में कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले के आवंटन की जो समस्या है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पारसा माइनिंग की दिक्कतों पर भी CM गहलोत ने केंद्रीय कोयला मंत्री से सहयोग मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ, उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स। कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है, जब कभी तकलीफ आई है तो
हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंड है उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़ रायपुर, आपको मालूम है, और वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो लोग। पूरे जो मामला जिस रूप में आगे बढ़ा है वो चिंताजनक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह कर के कोशिश कर रहे हैं कैसे समझ लो जैसे कि राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। धरती के नीचे कोयला खत्म हो रहा है और आने वाले वक्त में बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी सबसे प्रमुख विकल्प है। और राजस्थान जिस तरह से सोलर एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में बिजली कटौती की समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत में शशि थरूर के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें शशि थरूर ने राज्यों के पीसीसी चीफ पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। का एक बड़ा गंभीर आरोप है। उनका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां आपका स्वागत कर रही हैं, उनका स्वागत नहीं कर रही। पीसीसी चीफ जो है कई राज्यों के, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कैसे होगा? तो यानी शशि थरूर ने चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर दिया। देखो, उसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी एक उम्मीदवार हूं और मेरे कैंपेनर जो चुनाव के कैंपेनर है और मुझे जो ये हमारी टीम मदद कर रही है, और आपको मालूम होगा जिस दिन मैं चुनाव का प्रचार मेरे घर से प्रारंभ किया उसी दिन वो लोग सारे मुझसे जुड़े हैं और वो लोग कोशिश करके जहाँ मीटिंग बुलाते वहाँ पर मैं जाता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम आओ, तुम मत आओ या तुम मेरे लिए कुछ करो। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक आरसीसी का काम करता था। मृतक की पत्नी कलह के चलते मायके गई हुई थी, वहीं दोनों बेटियां पिता के पास ही थी। इससे मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर पे अकेला थे, काम वाम भी चल रहा है, घर पे काम वाम चल रहा था उसके। क्या करा फिर इसने ये रात को? क्या पता क्या करा उसके मन में क्या थी इसके, हमें क्या पता। हमारे को बोलता नहीं, कुछ भी किसी से नहीं बोलता था भाई मेरी दिक्कत है क्या है। नानता गवारिया बस्ती में एक प्रीतम सिंह सन ऑफ गोविंद सिंह, जाति गवारिया, उम्र 28 साल, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस पर मौके पर गए, वहाँ पर फांसी साड़ी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसको उतार के एम्बुलेंस हॉस्पिटल लाए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर हैं। मंडाना इलाके में कल शाम से मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। मंडाना क्षेत्र के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लाडपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। वहीं किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाडपुरा और मंडाना सहित आसपास के इलाके में तेज बारिश होने से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। 4-5 दिन से अतिवृष्टि हो रही है, बहुत बार से बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल लगभग 100% खराब हो चुकी है। लेकिन इनकी उदासीनता देखिए आप, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी की, इनकी कृषि परिषद की, जो अभी तक खेतों में जाके इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है और यहीं बैठे बैठे टेप कर लेते हैं, यहीं बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग। इन्हीं को चुकाने के लिए हम ये कर्मी कंसन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके 2020 से अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला। इस साल फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, 100% प्लस फसल नष्ट है। पर इन्होंने एक तो क्रॉप कटिंग का यहाँ पर योजना चलाया, उसका ना किसानों किसी को मालूम नहीं है। क्रॉप कटिंग में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बीमा क्लेम में कम मिलता है, जबकि क्रॉप कटिंग में ज़्यादा लाभ मिलता है। गांव पथैरा में हुए गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त कर ढांढस बंधाया।
साथ ही घायल युवक से भी मुलाकात की। इस दौरान रेंज आईजी, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विशेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए। आजकल सबसे ज्यादा मैंने देखा है, वो सबसे ज्यादा दुखद है कि सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सहन जरा छोटी छोटी सी बातों पर मैं भी आपको आंकड़ा बताता हूँ, मर्डरों के आंकड़े बनाता हूँ। सितंबर 2020 में 75, सितंबर 2021 में 74 और इस साल 2022 सितंबर में 67, यानी कमी आई। और एक्शन जो इलीगल आर्म्स से चलाए गए थे, कल भी यूज किए गए, सितंबर 2020 को 114, 2021 सितंबर में 156 और 2022 सितंबर में 189। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बलकर चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 को नामजद किया है। जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के प्यारचंद गुर्जर ने बलकर के टैंक की सफाई करने के दौरान मारपीट कर सोने का मादलिया, सोने की बालियां, हाथ का चांदी का कड़ा, पर्स और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों से डिटेन कर पूछताछ की गई तो दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। सिरोही की मावल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 143 किलो चांदी पकड़ी है। चांदी की तस्करी कर आगरा से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। पूरे मामले की जांच में जीएसटी चोरी की बात सामने आ रही है। ये चांदी बस की सीट से अंदर एक विशेष तौर से बॉक्स बनाकर कट्टों में पड़ी हुई थी। पुलिस ने सरहद पर नाकाबंदी के दौरान बस की तलाशी में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बस सीज की और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। चांदी की कीमत बाजार में 88 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी की चांदी जब्त की है। मामले में जीएसटी चोरी का आरोप है। पुलिस ने इस बस को भी सीज कर लिया। इस बस में छुपाकर इस चांदी को ले जाया जा रहा था। सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। 143 किलो चांदी की कीमत 88 लाख रुपए बताई जा रही है। इस चांदी को तस्करी कर अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।